A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर इन गुड. आज 16 सितंबर 2020 है, दिन है वेंसडे. दिन की शुरुआत करेंगे वॉरेन बफेट के एक इम्पोर्टेंट कोट के साथ. मैं चाहता हूं कि इस कोट के बारे में आप खुद सोचें. द रिच इन्वेस्ट इन टाइम. वॉरेन बफेट ने तो ये भी कहा है, द पुअर इन्वेस्ट इन मनी. जो लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं या फिर पुअर होते हैं, वो पैसों में चीज़ों को, अपने फोकस को इन्वेस्ट करते हैं. जो जेन्यूनली पैसे कमाते हैं लोग, राइट, वो अपने समय के ऊपर फोकस करते हैं. तो समय योगी बनिए. इफ़ वी फोकस ऑन टाइम, इफ़ वी टाइम को अगर हम एक कमोडिटी की तरह देखें, एक प्रोडक्ट की तरह देखें, और एक ऐसा पेरिशेबल प्रोडक्ट है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो अगर हम इसका सदुपयोग करें तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पैसे, फेम, जो दूसरी सारी चीज़ें हैं, वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर आपको जीवन में मिल जाएगी अगर आपने एक चीज़ के ऊपर फोकस किया, दैट इज़ टाइम. इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है. इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. 21 सितंबर तक इसके ऊपर एक ऑफर भी चल रही है. चेक द मोबाइल एप्लीकेशन टुडे इटसेल्फ एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. आज हमारे टेबल के ऊपर है टोटल 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. पहला आर्टिकल जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है. लास्ट आर्टिकल जो है ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का, और बाकी के आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर के हैं. आज का लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन शिफ्टिंग अनस्टेबल ग्राउंड. ये जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है. कुछ दिनों पहले, आई थिंक मंडे को, हमने इसके बारे में बात की थी कि मॉस्को यानी कि रशिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई. भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और उनके काउंटर पार्ट यानी कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में डिस्कशन हुई. मैं कुछ आपको पॉइंट्स याद दिला दूं. 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर दोनों देशों ने 5 पॉइंट्स के बारे में बात की है कि ये 5 पॉइंट्स को हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे. फिर एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ या फिर एक ऐसी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, वो ये भी है कि दोनों देशों ने अलग अलग स्टेटमेंट भी इश्यू किए हैं. तो उसमें कुछ हमें कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिलता है. मैंने कहा था कि भारत को इस चीज़ के बारे में क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या भारत की स्ट्रेटजी चाइना को लेकर चेंज हो चुकी है, क्योंकि चाइना ये मान रहा है कि ये जो बॉर्डर के ऊपर इश्यू चल रहा है उसको लेकर भारत ने चाइना के साथ रिलेशनशिप जो है उसको बदले नहीं हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट. ओके, तो आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स आपको चीज़ें थोड़ी बहुत याद आ गई होगी. और अगर आज आपका पहला दिन है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस अमेजिंग शो. मैं चाहता हूं कि आप मंडे का जो वीडियो है उसको एक बार देख लें, और पूरा वीडियो ना देखें, दैट्स फाइन, बट ये जो जियोपॉलिटिक्स वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसको एक बार देख लीजिए. उसके बाद यहाँ पर आइए तो आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी. अब ये वाला आर्टिकल जो है इसमें ये बताया है कि भारत को यूएसए और रशिया, ये दोनों देशों की जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है उसको समझने की, इसको डिकोड करने की कोशिश करनी चाहिए. अगर हम ये मानते हैं कि यूएसए हमारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा और रशिया जो हैं वो भी एक सेफ्टी नोट के तौर पर, सेफ्टी नेट के तौर पर भारत के साथ भारत के प्रोटेक्शन में या फिर भारत की मदद करेगा, तो ये हम गलत सोच रहे हैं. उसके पीछे मेन रीज़न ये है क्योंकि कूटनीति जो है, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड जो है, उसमें कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड, कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता है. एक ऐसा वक्त था जब यूएसए हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दुश्मन देश था. ऐसे मिलिट्री वॉर लाइक सिचुएशन नहीं थी, लेकिन यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे. लेकिन आज यूएसए का बहुत अच्छा दोस्त है. तो कब वक्त बदल जाए जियोपॉलिटिक्स में वो पता नहीं चलता. रशिया हमारा एक लंबे टाइम से बहुत अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन रशिया की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि रशिया अब चाइना के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है, क्योंकि उसमें रशिया का हित है, रशिया का इंटरेस्ट है. तो ये दोनों देशों की जो ग्लोबल स्ट्रेटजीज़ हैं उनको ध्यान में अगर हम रखें या फिर उनके ऊपर अगर हम फोकस करें, तब पता चल जाएगा कि इन देशों के लिए हमारी कीमत क्या है. हेडलाइन एक रशिया के अखबार में छपी थी कि रशियन एंड चाइनीज टॉप डिप्लोमेट्स टू डिस्कस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन कंडीशंस ऑफ पेंडेमिक. के दोनों देश जो हैं
ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, थिंग्स लाइक दैट। रशिया सिनो यानी कि चाइना इंडिया बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है इसमें न्यूट्रलिटी एक्सप्रेस करता है। ये ना तो इंडिया की ना तो चाइना की साइड लेता है, लेकिन जब चाइना का साउथ चाइना सी का जो क्लेम है, टेरिटोरियल क्लेम या फिर टेरिटोरियल एम्बिशन जो है, तो उसको रशिया सपोर्ट करता है। तो ये भी एक हमें समझना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यूएसए जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कंपेयर टू साउथ एशिया। आई होप आपको इसका डिफरेंस पता होगा। साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया, राइट। तो इसमें 8 देश आप पकड़ सकते हैं। 8 देश में हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, एंड वन मोर कंट्री इज़, एक और कंट्री है इसमें, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान। 1 2 3 4 5 6 7 8, विच वन इज़ मिसिंग हियर, आई कैन फिगर आउट, अभी याद नहीं आ रहा है। एक देश है जो मिस हो रहा है यहाँ पर। अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, ओह यस, मालदीव्स। आई वाज थिंकिंग कि एक देश यहाँ पर मिस है। तो ये सारे देश जो हैं ये सार्क के भी मेंबर्स हैं, राइट। तो ये हैं साउथ एशिया, दक्षिण एशिया। तो यूएसए यहाँ पर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। यूएसए कहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है? यूएसए इंटरेस्टेड है साउथ ईस्ट एशिया में। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसके 10 कंट्रीज़ हैं, राइट। ये म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिर आपका वियतनाम है, फिलीपाइंस हैं, लेओस हैं। तो ये सारे देश जो हैं ये मिलकर, कंबोडिया हैं। तो ये सारे देश, ये 10 देश जो हैं ये मिलकर बनाते हैं इसको। मलेशिया एंड सिंगापुर भी आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो 10 देश बन जाते हैं ये। तो ये आसियान के देश हैं। तो यूएसए यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो हो सकता है कि शायद इसीलिए रशिया जो है वो जब साउथ चाइना सी की बात आती है तब चाइना को सपोर्ट करता है। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मुझे पढ़ने को मिला। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो भारत और रशिया के बीच में पॉजिटिव हैं। एक तो यह है कि एंटी कोविड वैक्सीन में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ये जो उनकी स्पुतनिक 5 हैं तो उसको यहाँ पर टेस्ट करने के लिए रशिया जो है वो परमिशन देगा। तो दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी चीज़ है, आपको पता है कि जैसे कुछ टाइम पहले की बात है जब राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो S-400 मिसाइल को लेकर बातचीत करने के लिए गए थे। मीन्स वहाँ पर गए थे मॉस्को में, रशिया में गए थे और वहाँ पर S-400 मिसाइल सिस्टम की भी बात हुई थी। अब S-400 तो रशिया जो है वो चाइना को भी बेचने वाला है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। ओके, कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ तक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अब एक और नए लेवल पर अगर हम जाएं तो चाइना और रशिया जो हैं दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं और दोनों देश मिलकर यूएसए जो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है उसमें से यूएसए को डेफिनेटली निकालना चाहेंगे। रशिया में कॉकेशियन मिलिट्री ड्रिल्स होने वाली है और इसमें चाइना पार्ट लेने वाला है। और जो एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में भारत को थोड़ा यहाँ पर अलर्ट रहना चाहिए वो ये है कि चाइना के वे ट्रूप्स जो LAC के ऊपर डिप्लॉयड हैं, ये ट्रूप्स जो हैं, ये सोल्जर्स जो हैं, ये कॉकेशियन मिलिट्री ड्रिल्स में पार्ट लेने वाले हैं। और चाइना जो है वो रशिया का एक बहुत बड़ा कस्टमर है। चाइना को एनर्जी की आवश्यकता है और रशिया जो है वो नंबर 1 प्रोड्यूसर है। तो गैस और ऑयल रशिया जो है डायरेक्टली चाइना को बेचेगा। तो इससे रशिया का एक मीन्स रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं यूरोप में बहुत सारी जगहों पर ये अपना ऑयल एंड गैस नहीं बेच पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये डायरेक्टली चाइना को बेच पाएगा। तो चाइना की तरक्की जितनी होगी उतनी ही रशिया की तरक्की होगी। तो ये चीज़ भारत को ध्यान में रखनी चाहिए कि रशिया के ट्रेड और उनका जो डेवलपमेंट है वो चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोगों ने जब ये LAC का इश्यू हुआ तब बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि भारत को इनके साथ यूएसए के साथ एक अलायंस कर लेना चाहिए, यूएसए के साथ मिलकर
काम करना चाहिए। ऑफ कोर्स यूएसए के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, राइट, लेकिन यूएसए हमारे लिए कितना करने के लिए तैयार है, ये भी एक प्रश्न है जो हमें पूछना पड़ेगा, या फिर हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, यूएसए से हमें उनका मटेरियल मिलेगा, डिफेंस मटेरियल, और ये भी कोई फ्री नहीं होगा, वी हैव टू परचेज इट ऑफ कोर्स। उनकी जो हाई टेक्नोलॉजी है वो हमें मिलेगी, यूएस इंटेलिजेंस से जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें हमें मिलेगी। तो ये डेफिनेटली दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है उसके बेनिफिट्स कुछ हमें यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत जो है वो यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट रह सकता है, नॉट एट ऑल। जितना हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करेंगे, जितना हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनेंगे, आज चाइना को देख लीजिए, चाइना इकोनॉमिकली इतना ताकतवर है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो खरीद सकता है। द सेम वे, जब तक भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम मिलिटरीली भी स्ट्रांग नहीं होंगे। फिर क्वाड की बात भी होती है, लेकिन क्वाड में भी कुछ क्रैक्स हैं, क्वाड कोई परफेक्ट ग्रुप नहीं है। तो देखिए, क्वाड में सिर्फ भारत अकेला ऐसा देश है जो चाइना के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसको ऑफ कोर्स चाइना के साथ लैंड डिस्प्यूट भी है, बिकॉज हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, और चाइना का एक प्रकार का बिहेवियर है उसकी वजह से। ऑस्ट्रेलिया और जापान ऑफ कोर्स क्वाड के मेंबर हैं, लेकिन वो अपने जो इकोनॉमिक टाइज हैं, ट्रेड टाइज जो हैं, वो चाइना के साथ एक झटके में तोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ऑफ कोर्स उनके भी बहुत सारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो चाइना के साथ ट्रेडिंग जो है वो बंद कर देंगे। तो रशिया और यूएसए जो हैं, इन दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो सकते हैं, और भारत की रक्षा करना, भारत को बचाना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना जो है, हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने का जो काम है वो हमें ही करना है, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और रहना भी नहीं चाहिए। जितने हम इंडिपेंडेंट बनेंगे उतनी ही हमारी रिस्पेक्ट एज ए कंट्री, एज पीपल बढ़ेगी, और ये सारी मुसीबतों में से जब हम निकलेंगे तब हम बहुत सारी चीज़ें भी सीखेंगे, एज ए कंट्री भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये हमारे राष्ट्र के हित में ही है कि हम धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट बनते जाएं, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस करें, और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस से हम अपने देश को और ज़्यादा सिक्योर बनाएं, क्योंकि सिक्योरिटी के बिना जो है शांति और ट्रैंक्विलिटी हम सोच भी नहीं सकते। तो पीस जो है, सिक्योरिटी जो मीन्स पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, एक शांतिमयी समाज और देश के लिए आपको सॉलिड डिफेंस सिस्टम क्रिएट करनी ही पड़ती है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फ़ोटो है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद इनका नाम पता होगा। ये एक बहुत ही फेमस तमिलनाडु के एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं। इनका नाम है सूर्या। और कुछ टाइम पहले की बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रशांत भूषण वाला जो केस था, पूरा कंटेम्प्ट वाला केस। तो ये कंटेम्प्ट केस हमने थरोली एनालाइज किया था, एक बार नहीं लेकिन बहुत बार। प्रशांत भूषण का जो कंटेम्प्ट केस है उसको एनालाइज किया था, और हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट एक समय पर ऐसी सिचुएशन पहुंच गई थी कि उनके पास ये कैच 22 सिचुएशन में थी सुप्रीम कोर्ट, कि अगर प्रशांत भूषण को बहुत बड़ी कठोर सज़ा दें तो प्रशांत भूषण हीरो बन जाएंगे, अगर उनको सज़ा ना दें तो सुप्रीम कोर्ट का ईगो, या फिर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भाई कोई भी आकर कुछ भी बोल सकता है, एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो बहुत ही ट्रिकीली सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला, लेकिन फिर भी ये जो कंटेम्प्ट वाली प्रोसीडिंग है प्रशांत भूषण के खिलाफ जो की गई थी, तो इसमें प्रशांत भूषण जो हैं उनकी छवि और ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उठे हैं ये कंटेम्प्ट केस को लेकर। अब ये जो फिल्म स्टार हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, तमिल एक्टर सूर्या ने एक इनोक्यूअस यानी कि अहानिकारक स्टेटमेंट उन्होंने दिया ये नीट एग्ज़ाम को लेकर। अब उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं। उन्होंने ये बताया, ए कोर्ट दैट डिस्पेंसेस जस्टिस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आउट ऑफ फियर ऑफ कोरोना वायरस इज ऑर्डरिंग स्टूडेंट्स टू राइट एन एग्ज़ाम विदाउट फियर। कोर्ट जो हैं वो कोरोना वायरस के डर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑपरेट कर रही हैं या फिर जस्टिस को डिलीवर कर रही हैं। उसी कोर्ट ने लाखों विद्यार्थियों को ये बताया कि आप एग्जाम्स दीजिए, आप फिजिकली जाकर एग्जाम्स दीजिए। ये स्टेटमेंट देने की वजह से एक जज हैं, जस्टिस एस एम सुब्रमण्यम, जो मद्रास हाई कोर्ट के हैं,
उन्होंने एक पत्र लिखा है मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और ये बताया है कि ये जो एक्टर हैं सूर्या, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट की वजह से जो जजेस हैं उनकी जो इंटीग्रिटी है, उनका जो डिवोशन है, इसके ऊपर प्रश्न खड़े हुए हैं, ऐसा इस जज साहब ने इस पत्र में लिखा है। 6 हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं, फॉर्मर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उन्होंने पत्र लिखा है ये जो मद्रास हाई कोर्ट हैं उनके मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिटायर्ड जजेस ने पत्र लिखा, हाई कोर्ट के जजेस ने पत्र लिखा है कि आप किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग, ये जो सुब्रमण्यम साहब, ये जो सुब्रमण्यम इन द सेंस SM सुब्रमण्यम का जो लेटर है, उसके ऊपर आप एक्ट मत कीजिए। इन सिंपल वर्ड्स ये 6 जजेस का कहना यह है, रिटायर्ड जजेस का कहना यह है कि ये जो एक्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कंटेम्प्ट की बात ही यहाँ पर नहीं आती है। आप कोई भी कार्यवाही जो हैं ये कंटेम्प्ट की कार्यवाही मत कीजिएगा, ऐसी बात ये 6 जजेस ने अपने पत्र में लिखी है। ए कोर्ट दैट डिस्पेंसेस जस्टिस through video conferencing out of fear of coronavirus is ordering students to write an exam without fear. कोई भी लॉजिकल व्यक्ति अगर इसको पढ़े, राइट, आप किसी भी अगर पार्शियलिटी के बिना, किसी भी भेदभाव के बिना अगर आप इसको पढ़े तो इसमें कोई भी गलत बात बताई ही नहीं है कि अगर एक कोर्ट जो है, कोर्ट अगर खुद ऑनलाइन चली गई है, खुद सारी चीज़ें डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से कर रही है, तो फिर स्टूडेंट्स को आप कैसे कह सकते हैं कि आप जाकर एग्जाम लिखिए? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, वीनस इन फोकस। वीनस द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। क्या आपको पता है कि वीनस जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है? आपकी स्क्रीन के ऊपर है हमारी सोलर सिस्टम, तो ये है सन और सन से सबसे नज़दीक है मर्क्यूरी, फिर भी वीनस जो है ये सबसे हॉटेस्ट है, isn't it? ये थोड़ी बात आपको स्ट्रेंज लगे, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता भी होगा। अगर नहीं पता है इसके बारे में तो इसके पीछे लॉजिकल रीज़न है। रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, राइट। नज़दीकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नो डाउट, लेकिन वीनस जो है ये नज़दीक तो है ही, लेकिन मर्क्यूरी से थोड़ा दूर है कंपेयर टू मर्क्यूरी। ये दूर है सन से, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये हॉटेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है ये विनस का है। आफ्टर दैट यू हैव मर्क्यूरी, फिर अर्थ, मार्स एंड देन दूसरे सारे जो प्लैनेट्स हैं वो आ जाते हैं। सो यू कैन सी हियर अर्थ इज़ लुक्स सो बिग, लेकिन जुपिटर के सामने इट्स वेरी टाइनी। सेम थिंग विद सैटर्न एज वेल। तो एवरेज टेम्परेचर ऑन ईच प्लैनेट यहाँ पर दिया गया है। तो मर्क्यूरी का देखिए 430 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान है ये, और नाइट का तापमान है -180। तो कितना बड़ा वेरिएशन है यहाँ पर। वीनस की बात करें तो 471 डिग्री सेल्सियस, अर्थ का है 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास, एंड देन यू हैव मार्स एंड अदर प्लेसेस। तो ये आप आराम से फिर देख सकते हैं। वीनस को सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, या फिर बुक्स में आपको पढ़ने को मिलती हैं, जो किताबें होती हैं NCERTs एक्सेट्रा, तो इसमें ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं। लेकिन कई बार जब ऐसे प्रश्न भी, ऐसे टॉपिक भी सामने आ जाए कि सिस्टर प्लैनेट किसको कहते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को अगर आप, मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि ऐसी हर एक चीज़ों को आपको याद करना चाहिए, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि थोड़ा अटेंटिवली चीज़ों को पढ़ें। ये इंटरेस्टिंग भी हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ साथ कई बार इसके ऊपर से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एनीवे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है वीनस एक्सप्रेस, और इस वीनस एक्सप्रेस में 2011 की बात है, ये पाया कि वीनस में ओजोन गैस है। ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के 3 एटम से बना हुआ एक गैस है, राइट, ओजोन। और ओजोन यहाँ पर जब मिला तो ये एक अच्छी बात या फिर एक रे ऑफ होप इसलिए हुई क्योंकि ओजोन को बायोमेकर कहा जाता है। बायोमेकर यानी कि जीवन यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो ये एक अच्छी साइन मिली थी 2011 में। लेटेस्ट जो डिस्कवरी है वो कहती हैं फोस्फेन
के बारे में कि यहाँ पर फोस्फेन के ट्रेसेस मिले हैं। फोस्फेन भी एक बायोमेकर है और फोस्फेन का जो आप देखिए यहाँ पर कंपोजिशन है P and 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो फॉस्फोरस का एक एटम, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, और हाइड्रोजन जो है उसके 3 एटम्स बनाते हैं फोस्फेन को। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फोस्फेन इज गिवन आउट बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार सिविल सर्विसेज में ऐसा प्रीलिम्स में ख़ास करके इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि फोस्फेन को ध्यान में रखिए और नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। तो फोस्फेन जो हैं ये माइक्रोब्स के द्वारा बायोकेमिकल प्रोसेस में माइक्रोब्स जो हैं इसको रिलीज़ करते हैं। तो यस, दिस इज़ राइट, ये रिलीज़ करते हैं। क्या ये एक बायोमेकर हैं? हाँ, ये बायोमेकर हैं। क्या ये वीनस के ऊपर से मिला है? तो इसका भी आंसर है यस, ये वीनस के ऊपर ये फोस्फेन जो है, लेटेस्ट डिस्कवरी ये बताती है कि हमें ये मिला है। तो ये हो गया आपके 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट, इज़न्ट इट? प्रोफेसर ग्रीव्स हैं कार्डिफ यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने 2017 में वीनस के ऊपर से फोस्फेन को डिस्कवर किया था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप जो हवाई में है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फोस्फेन को डिस्कवर किया था। फिर 2019 में आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरी, ये चिली में एक फैसिलिटी है। आटाकामा डेजर्ट के बारे में आपने सुना होगा, दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट जगह है आटाकामा। तो आटाकामा में ये जो एक एरी है, जो फैसिलिटी है, वहाँ से 2019 में ये कंफर्मेशन मिला कि वहाँ पर फोस्फेन हैं। तो फ्यूचर में मिशंस नासा जो हैं, इसरो जो है वो वीनस के ऊपर मिशंस भेजने वाला है। नासा का मिशन जो है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में वहाँ तक पहुँचेगा होपफुली, और इसरो जो है 2023 में वहाँ तक या फिर वीनस में मिशन भेज सकता है। वहाँ पर लैंडिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि एक तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है और सल्फरिक एसिड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन बलून्स या फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके दूर दूर से चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऐसा कुछ मिशन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बात है। फिर बात करते हैं पार्लियामेंट एंड इट्स पैनल्स के बारे में। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैव ए सो कॉल्ड टेन्योर ऑफ 1 ईयर। सो कॉल्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। डिपार्टमेंट रिलेटेड जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है कि उनका सो कॉल्ड 1 साल का टेन्योर होता है। अभी राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं एम वेंकैया नायडू साहब, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि ये जो इसकी टेन्योर जो है इसको 2 साल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जॉइंट कमिटीज़ जो हैं उसमें लोकसभा के भी मेंबर्स होते हैं, तो आपको लोकसभा के स्पीकर का भी ग्रीन सिग्नल चाहिए। नाउ द थिंग इज़, इफ़ यू गो थ्रू द रूल्स, लोकसभा के जो रूल्स हैं, रूल 331D सब रूल 4 और राज्यसभा का रूल 269 सब रूल 3 को देखें तो यहाँ पर हैं द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। ये जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं इनकी टेन्योर 1 साल की नहीं है, राइट। जो मेंबर्स हैं उनकी टेन्योर इस पर्टिकुलर, एक मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी है तो उसके मेंबर है मिस्टर एक्स, तो मेंबर ये जो मिस्टर एक्स है वो 1 साल की उनकी टेन्योर है। स्टैंडिंग कमेटी की कोई टेन्योर मीन्स उनकी टेन्योर जो है वो चलती रहती है और ये लोग जो हैं वो उसमें चेंज होते रहते हैं क्योंकि 1 साल की इसकी टेन्योर है। तो इस मेंबर की टेन्योर जो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। दैट इज़ वन थिंग। फिर एक साथ भी सारे मेंबर्स की टेन्योर अपग्रेड नहीं हो सकती हैं। लॉजिकल रीज़न है क्योंकि राज्यसभा जो हैं तो उसमें हर 2 साल में 2/3 जितने मेंबर जो हैं वो 1/3 जितने मेंबर्स जो हैं वो रिप्लेस होते हैं, और लोकसभा में जो हैं हर 5 साल में होते हैं। तो इनकी 5 साइकिल जब होगी, राइट, 2 सालों वाली 5 साइकिल, और इनकी 2 साइकिल्स जब होगी तब जाकर 10 सालों में एवरी 10 ईयर्स वी कैन हैव कि 10 साल के बाद एक साथ सारे मेंबर्स को चेंज कर सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन 10 सालों तक तो ये नहीं चलाई जा सकती। उसमें मेंबर्स चेंज होंगे, लोग चेंज होंगे। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब ये कमिटीज़ जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर श्योर, और लोकसभा में भी ये चीज़ है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सीरियस नेचर वाली जो कमिटीज़ होती हैं तो उनकी कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। दे वेर गिवन ए टर्म को टर्मिनस। कुछ ऐसी कमिटीज़ हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं तो उनकी टेन्योर फिक्स नहीं है। बाकी की जो हैं उनके एनुअल रिन्यूअल होते रहते हैं।
तो स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं ये परमानेंट होती हैं, और अब हमें ये करना चाहिए कि मेंबर्स जो हैं वो एक थोड़े लंबे टाइम तक यहाँ पर काम कर सकें। ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं, और कभी भी ऐसा हो कि कोई वैकेंसी हुई है तो फिर मेंबर को फटाफट अपॉइंट किया जाए, ये चीज़ हम कर सकते हैं। मूविंग ऑन, लास्ट आइटम ऑफ द डे, कॉल इज़ ऑन होल्ड। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा वक्त था, आज से कुछ सालों पहले की बात है, जब दिल्ली में, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में 12 से भी ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे कि किस कंपनी का कार्ड, वोडाफोन का चाहिए, एयरटेल का चाहिए, जियो वॉज नॉट देयर, तो वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, एंड देयर वाज वन मोर कंपनी जो बहुत ही फेमस हुई थी, मैं भूल गया उसका नाम। एनीवे, तो ऐसे बहुत सारे 13 जितने ऑपरेटर्स थे। आज बहुत ही गिने चुने ऑपरेटर्स बच चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पर स्कॉलर्स का भी कहना ये था कि अगर 3 से 4 जितने राइवल्स होंगे तो कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा और मार्केट को और इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारी, जो जैसे कि एयरटेल स्ट्रगल कर रही है, वोडाफोन, आइडिया जो हैं ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे पैसे भी इनको AGR ड्यूज़ जो हैं वो पे करने हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। बहुत सारे मर्जर्स हो चुके हैं इन सालों में, बहुत सारे एग्जिट्स हो चुके हैं, और मोनोपोलाइजेशन का जो एक थ्रेट है वो रियल और पेल्पेबल है। ये हम फील कर सकते हैं कि जियो जो है ये एक डोमिनेंट पोजीशन पर पहुंच गया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी यहाँ पर बताई गई है, कंटेस्टेबल मार्केट्स, थियरी ऑफ कंटेस्टेबल मार्केट। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बस एक ही प्लेयर है, लेट्स से कि सारी कंपनीज बंद होगी और सिर्फ जियो ही है, तो जियो की मोनोपोली हो जाएगी। लेकिन अगर जियो को ये खतरा है कि कभी भी नया कोई कॉम्पिटिटर आ सकता है, तो जियो जो है वो मिसबिहेव नहीं करेगा, वो अच्छी चीज़ों को, अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। ये एटीट्यूड का इश्यू नहीं आएगा अगर एक रियल थ्रेट है एंट्री का नए कॉम्पिटिटर का तो। लेकिन अगर हमारे टेलीकॉम सेक्टर को देखा जाए तो कोई ऐसा थ्रेट नहीं है, क्योंकि कौन चाहेगा कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट करें, फिर पॉलिसी चेंज होती रहती हैं, AGR के ड्यूज़, स्पेक्ट्रम, लाइसेंस फ़ी, कितनी सारी चीज़ें हैं, तो कहाँ पर आप पैसे कमाएंगे इसमें। मीन्स जो कंपनीज यहाँ पर सालों का अनुभव है वो भी डूब रही है, तो आप नया प्लेयर अगर आएगा तो वो सक्सेस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे देश के लिए भी एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर हमें हमारे देश में डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को, डिजिटल फैसिलिटीज़ को स्प्रेड करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए रोबस्ट इंडस्ट्री। 5G नेटवर्क में भी हमें आगे बढ़ना है, लेकिन अगर हमारी कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करने की पोजीशन पर नहीं है, इन्वेस्ट तो छोड़िए, अपने ड्यूज़ पे करने की पोजीशन पर नहीं है, तो वो नई चीज़ों में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक ही रास्ता है कि वो जो चार्जेस हैं उनको थोड़ा इंक्रीज़ करें, लेकिन उसका भी रूम इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। एक चीज़ हो सकती है कि सरकार जो है अननेसेसरी चार्जेस जैसे कि लाइसेंस फ़ी और ये सारी चीज़ें कैंसिल कर दे, या फिर एक नॉमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी कलेक्ट कर ले और लाइसेंस फ़ी और ये सारी चीज़ें बंद कर दें। स्पेक्ट्रम के ऊपर भी यहाँ पर ज़्यादा पैसे कमाने से अच्छा है कि सरकार इनको एक फैसिलिटी के तौर पर प्रोवाइड करे। आई एम नॉट सेइंग कि फ्री में दे दे, लेकिन रीज़नेबल इसकी प्राइस होनी चाहिए। और ये बात मैं ही नहीं बता रहा हूँ, द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में भी यही बातें बताई है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं, आप PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।